बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून अख्तर। आज हम बिल्कुल ईमान साइकिल को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ईमान साइकिल में हम एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट लेते हैं। जब एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट लेते हैं तो इसी वजह से हम इसको एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं। सो बिल्कुल ईमान साइकिल इज़ आल्सो कॉल्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। और इसको हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल या जोल साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो साइकिल्स हैं वो ब्रेटन साइकिल के रिवर्स होते हैं। तो इसका एक नाम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी है और इसको रिवर्स साइकिल के ब्रेटन साइकिल का ये रिवर्स है, तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल और जोल साइकिल भी इसको कह सकते हैं। तो ये तीनों इनके नाम है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन और जोल साइकिल और बिल्कुल ईमान साइकिल। अब ये जो सिस्टम है ये प्रीवियसली हम शिप्स में यूज़ करते थे और इनको यूज़ किया जाता था फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मीट्स एंड अदर आइटम्स इन शिप्स। अब आजकल ये सिस्टम ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, लेकिन पास्ट में हम इनको यूज़ करते थे। अब इस सिस्टम के पार्ट्स कितने हैं, तो सेम जिस तरह वीसी साइकिल में 4 पार्ट्स है, यहाँ पे भी 4 पार्ट्स है, लेकिन वो पार्ट्स इनसे थोड़े से मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्रेसर है, कूलर है, एक्सपेंडर है और रेफ्रिजरेटर है, लेकिन फंक्शन ओवरऑल उनकी ही तरह है जिस तरह वीसी साइकिल का फंक्शन था। लेकिन वहाँ पे कंप्रेशन हो रहा था और भी प्रोसेस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस थोड़े से मुख्तलिफ है। अब मैं इसकी स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख ले, ये आपका कंप्रेसर है, फिर कूलर है, फिर एक्सपेंडर है और फिर रेफ्रिजरेटर है। तो 4 पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स में लिख सकता हूँ कंप्रेसर, कूलर, एक्सपेंडर एंड रेफ्रिजरेटर। और नेक्स्ट आपको ये क्लू देता हूँ कि इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्प्शन जो है जो कि रेफ्रिजरेटर कर रहा है और हीट रिजेक्शन जो कि कूलर कर रहा है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे होंगे, सिमिलरली वीसी साइकिल की तरह। तो मैं लिख सकता हूँ कि इन दिस प्रोसेस हीट एब्जॉर्प्शन एंड रिजेक्शन follows at the constant pressure। तो हीट एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। नेक्स्ट, अब आपके पास ये वाली एक्सपेंडर और कंप्रेसर की कंप्रेशन में जो प्रोसेस है वो है। तो जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की जो प्रोसेस है वो आपके पास आइसेंट्रोपिक होगी, एंड the compression and expansion will be isentropic processes। तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोसेसेस यूज़ होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर वाली है और कंप्रेशन और एक्सपेंडर वाली जो प्रोसेसेस है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होंगी, जिस तरह ब्रेटन साइकिल में होता है। तो अब मैं इनकी प्रोसेसेस पे आता हूँ कि 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है, 2 to 3 कौन सा है, 3 to 4 कौन सा है और 4 to 1 कौन सा है। 1 to 2 यहाँ पे देख ले, 1 to 2 आपकी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, एंड हियर द एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर टू air compressor cylinder where it is compressed isentropically, means isentropy is constant here, जिस तरह वीसी साइकिल में था। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपने ये बात याद रखनी है कि देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र बाय द एयर। तो कंप्रेशन प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी बाहर एयर से। अच्छा, फिर कंप्रेशन में क्या होता है कि जब आप ये कंप्रेशन प्रोसेस हो जाता है तो आपकी रेफ्रिजरेंट या जो एयर की वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगी। और जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है या रिवर्सिबल
एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है, आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक में कि कोई हीट लॉस नहीं होगी या कोई भी हीट यहाँ पे एंटर नहीं होगी, मींस हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे ज़ीरो होगी। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यहाँ पे आइसेंट्रोपी आपके पास कांस्टेंट होगी, फिर आपकी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस है, फिर आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे और टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो समरी ये है कि जब यहाँ पे कूल जो एयर है, यहाँ से जो एयर आएगा रेफ्रिजरेटर से कंप्रेसर में, तो उसको ये कंप्रेस कर देगा, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस कर देगा, तो आइसेंट्रोपी कांस्टेंट होगी या एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। जब ये निकलेगा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब मैं आता हूँ 2 to 3 प्रोसेस पे, विच इज़ कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। अच्छा, 2 to 3 जो कि कूलर है, तो ये जो प्रोसेस है इट इज़ कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है इसलिए इसको कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। सो इन द प्रोसेस द वार्म compressed air is passed through the cooler where it is cooled down at constant pressure। तो प्रेशर आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो प्रेशर आपके पास है कांस्टेंट। नेक्स्ट हमें पता है व्हेन समथिंग कूल्स इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, तो जब मैं इसको कूल करता हूँ तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, और कूलिंग के साथ साथ इसकी टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगी और फिर एंट्रोपी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर और एंट्रोपी भी डिक्रीज़ हो रहा है। और आपने यहाँ पे ये नोट करना है कि जो आपका कूलर है ये एयर कूल्ड भी हो सकता है और वाटर कूल्ड भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो वाटर कूल्ड कूलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कूलर में भी एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, बट mainly water cooled cooler is used। अच्छा, कि ये जो कूलर है या एयर कूल्ड भी हो सकता है या वाटर कूल्ड भी। एयर कूल्ड का मतलब ये है कि ये जो हीट रिजेक्ट करेगा ये एनवायरनमेंट को रिजेक्ट करेगा, या इसके साथ हम कोई हीट एक्सचेंजर लगाते हैं या इस तरह के कोइल्स लगा देते हैं कि वहाँ पे वाटर होगा और ये जो हम हीट रिजेक्ट करेंगे तो इट विल बी यूज टू वार्म दी वाटर, और जो वाटर होगा वो इस कूलर को कूल करेगा। तो सेम, या उस पानी को हम इस रिजेक्टेड हीट से गर्म कर सकते हैं या इस कूलर को हम उस कूल वाटर से कूल कर सकते हैं। मींस यहाँ पे वाटर कूल कोइल्स होंगे वो यहाँ पे पास होंगे यहाँ से और इन कूलर को वो कूल करेगा। नेक्स्ट 3 जो 4 प्रोसेस है वो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, और जो एक्सपेंडर में जो प्रोसेस है वो हम करेंगे कि 3 to 4 या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या होगा। नेक्स्ट 3 to 4 प्रोसेस विच इज़ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस या एक्सपेंडर में क्या होता है कि पॉइंट 3 पे जो एयर निकलेगा तो वो कूल्ड एयर होगा और वो एक्सपेंडर के अंदर दाखिल होगा और एक्सपेंड हो जाएगा। सो जब ये एयर एक्सपेंड हो जाए मींस कि हमें एक्सपेंडर में वर्क डन मिल जाएगा। और फिर जब मैं एयर को एक्सपेंड करूँगा तो इसका मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। और जब किसी चीज़ को मैं या एयर को जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और प्रेशर भी कम हो जाता है और एक्सपेंशन से उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। और ये जो प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक है या ये है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है कि कोई हीट इसके अंदर न जाएगी और न इससे बाहर निकलेगी। तो टू समराइज़ मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आपकी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट होगी क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है या कांस्टेंट आइसेंट्रोपी प्रोसेस है। टेम्परेचर जो है वो आपका कम हो जाएगा, मज़ीद कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कूल है तो मज़ीद कूल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि कंप्रेशन में टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। और जब यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाती है तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को हम बढ़ा देते हैं। तो
एंट्रोपी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम हो जाएगी, प्रेशर भी कम हो जाएगी और वॉल्यूम भी आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कम होती है तो एक्सपेंशन के साथ इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। अब मैं 4-to-1 यानी रेफ्रिजरेटर के प्रोसेस पे आता हूँ। इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, क्योंकि ये यहाँ से ही स्टोरेज से हीट लेगा। तो अब मैं आता हूँ 4-to-1 प्रोसेस पे। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस 4-to-1 प्रोसेस के यहाँ पे ये स्टोरेज से या रूम से हीट लेगा और उसके बदले में क्या होगा कि ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल बी एट कांस्टेंट प्रेशर के, इसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा न कम होगा। और जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम क्योंकि जब किसी चीज़ की को हम हीट देते तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके साथ साथ उसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है और फिर एंट्रोपी भी इसकी इंक्रीज़ होगी। तो मैं टू समराइज मैं इस तरह कह सकता हूँ दैट कूलेस्ट एयर from the expander enters into the refrigerator and absorbed heat from the room or the storage or from this from that space which we want to cool, and this will be at constant pressure. So with the heat absorption what will happen, its volume, temperature and entropy will increase. तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे प्रेशर आपका होगा कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगी और आपकी एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। तो ये समरी है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी तीनों बढ़ जाएंगे। अब मैं आता हूँ प्रेशर वॉल्यूम चार्ट की तरफ या ग्राफ की तरफ कि वो किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन चारों प्रोसेसेस के लिए, और फिर टीएस और दूसरे ग्राफ्स की तरफ आता हूँ कि जो चार्ट से पीएच चार्ट है, टीएस चार्ट से या एंट्रोपी इंथैल्पी चार्ट से, तो वो किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन चारों प्रोसेसेस के लिए। अच्छा जी, पहले मैं पीवी डायग्राम की तरफ आता हूँ। तो मैं 1 to 2 प्रोसेस से स्टार्ट ले रहा हूँ। तो ये मेरा पॉइंट 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये पीवी डायग्राम पे ये जो प्रोसेस है, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा आ गया, ये इसी तरह मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये आपका पॉइंट 1 है और ये आपका पॉइंट 2 है। अब यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट 1 पे आप देख लें कि वॉल्यूम आपका क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया पॉइंट 1 से पॉइंट 2, और प्रेशर आपका क्या हो गया कि प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो गया। अब मैं आता हूँ 2 to 3 प्रोसेस पे, विच इज़ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। 2 to 3 प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम आपका मज़ीद डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये 2 to 3 प्रोसेस है। अब मैं फिर आता हूँ 3 to 4 प्रोसेस पे। तो अब मैं 3 to 4 प्रोसेस पे, ये मेरा 3 to 4 प्रोसेस है। 3 to 4 प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। फिर वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ होगा 4 to 1 प्रोसेस में, और आपका ये जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। तो अब आप देख लें यहाँ पे 2 to 3 प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ P2 इज़ इक्वल टू P3, कि यहाँ पे P2 और P3 इक्वल होंगे और यहाँ पे P1 और P4 इक्वल होंगे। सो यहाँ पे P1 इज़ इक्वल टू P4। अच्छा, और फिर यहाँ पे देख ले, ये आपका V1 है और ये आपका V2 है। तो अब आप देख ले कि 1 से जब 2 प्रोसेस पे आप जा रहे हैं तो वॉल्यूम आपका कम हो रहा है। 2 से 3 पे जाएंगे तो मज़ीद प्रेशर कांस्टेंट होगा लेकिन वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा। तो ये आपका V3 है कि जब आप 2 से 3 पे जाएंगे। आप प्रेशर को देख ले 1 to 2, तो आपका वॉल्यूम तो कम हो रहा है लेकिन प्रेशर आपका
P1 से P2 पे आप देख ले बढ़ रहा है, फिर 2 से 3 पे प्रेशर कांस्टेंट है, फिर ये 3 से 4 पे मैं आ रहा हूँ, तो 3 से 4 पे ये प्रेशर जो है आपका कम हो रहा है, देख ले प्रेशर कम हो रहा है, और आपका जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। तो ये आपका V4 है, तो वॉल्यूम आपका बढ़ गया फिर 0.4 से 1 पे जब मैं आऊँगा तो वॉल्यूम आपका मज़ीद बढ़ जाएगा V1 की तरफ, तो ये वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो गया और प्रेशर आपकी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब मैं आता हूँ टीएस डायग्राम की तरफ। अच्छा, टीएस डायग्राम में इस तरह है कि 1 to 2 प्रोसेस में देख ले आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट होगी जबकि टेम्परेचर आपकी बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले सकता हूँ और यहाँ पे आप देख ले 1 to 2 क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और आपकी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 to 2। अच्छा, नेक्स्ट 2 to 3 देख लें। 2 to 3 में क्या हो रहा है, विच इज़ कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे एंट्रोपी आपकी कम हो रही है और टेम्परेचर भी आपकी कम हो रही है। तो मैं टेम्परेचर भी कम हो रहा है और एंट्रोपी भी यहाँ पे कम हो रही है। तो मैं आ रहा हूँ 2 to 3 प्रोसेस पे, विच इज़ कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। ये 1 to 2 है, ये 2 to 3 है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो रहा है कि 3 to 4 प्रोसेस है। यहाँ पे देख ले फिर से एंट्रोपी कांस्टेंट है और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मैं टेम्परेचर को यहाँ पे कम कर रहा हूँ, टेम्परेचर कम हो रहा है और एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे 3 to 4 आपका है कि यहाँ पे कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है और एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है, 3 to 4 प्रोसेस। फिर 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके साथ साथ एंट्रोपी भी आपकी बढ़ेगी। तो ये आ गया 4 to 1 प्रोसेस। तो 1 to 2 जो है ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। फिर 2 to 3 आपकी कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस है और 3 to 4 आपकी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और 4 to 1 आपकी कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आपकी एंट्रोपी जो है 1 और 2 पॉइंट पे कांस्टेंट है, S1 इज़ इक्वल टू S2। यहाँ पे देख ले, यहाँ आपकी एंट्रोपी 3 और 4 पॉइंट्स पे कांस्टेंट है। टेम्परेचर को आप देख ले, ये आपका T1 टेम्परेचर है। T1 टेम्परेचर जब ये T2 पे आएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये मेरे पास है T2, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। अब 2 to 3 पे जब मैं आता हूँ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये आपके पास T3। और फिर 3 से 4 पे जब आऊँगा तो मज़ीद टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, तो ये मेरे पास T4 है। और T4 से फिर जब T1 पे आता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये आपकी TS डायग्राम है। और TS डायग्राम मैंने इन प्रोसेसेस से ड्रा कर दी, इन प्रॉपर्टीज़ से मैंने ड्रा कर दी। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। ये फिर आपकी कांस्टेंट प्रेशर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट और आपकी कूलिंग प्रोसेस है कि ये बाहर हीट देगा। ये आपके आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है और ये प्रेशर कांस्टेंट पे आपकी हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। तो ये आपका TS डायग्राम है। अब मैं HS डायग्राम या मोलियर चार्ट की तरफ आता हूँ। अच्छा, HS डायग्राम में 0.1 से 0.2 तक आपकी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देख लें कि 0.1 से 0.2 पे एंट्रोपी कांस्टेंट है आपकी। फिर 1 से 2 एंथैल्पी बढ़ रही है जबकि एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है। नेक्स्ट अब मैं 2 to 3 पे आता हूँ। तो 2 to 3 पे एंट्रोपी भी कम हो जाएगी और एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। तो ये आपकी
2 to 3 प्रोसेस है। और फिर 3 to 4 प्रोसेस है, इसमें फिर एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लाइन आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और यहाँ पे एंथैल्पी मज़ीद कम हो रही है। और फिर आप देख ले कि 3 to 4 जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है और एंथैल्पी कम हो रही है, और फिर 4 to 1 के इसमें एंथैल्पी भी इंक्रीज़ होगी और एंट्रोपी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये आपकी HS डायग्राम है, यहाँ पे देख ले, ये आपकी वर्क ऑफ द कंप्रेसर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 माइनस H1 से। फिर यहाँ पे देख ले, ये आपका पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 में क्या है, S1 इज़ इक्वल टू S2। ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन मैं स्ट्रेट करता हूँ इसको। अच्छा, तो ये एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे देख ले 3 to 4, ये यहाँ पे भी S3 इज इक्वल टू S4 एंट्रोपी कांस्टेंट है। और फिर यहाँ पे एंथैल्पी एट डिफरेंट पॉइंट्स आप ले ले, यहाँ पे आपकी एंथैल्पी जो है वो है H1, फिर जब वो कंप्रेस हो जाएगा तो एंथैल्पी उसकी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी H2। फिर हीट, ये वर्क ऑफ द कंप्रेसर है, फिर हीट रिजेक्ट हो जाएगा, एंथैल्पी आपकी कम हो जाएगी H3। फिर H3 से मज़ीद वो एक्सपेंडर में क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा, और फिर जब कंप्रेसर में जाएगा तो उसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी, H1 पे पहुंच जाएगी। तो ये HS डायग्राम है, या मोलियर चार्ट भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेता हूँ और फिर मैं इस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की COP मालूम करता हूँ। अच्छा जी, तो वर्क ऑफ कंप्रेसर मेरे पास है WC, विच इज़ वर्क ऑफ द कंप्रेसर और कंप्रेसर वर्क, इट इज़ इक्वल टू H2 माइनस H1। यहाँ पे देख लीजिए H2 है और ये H1 है। फिर मुझे पता है हीट रिजेक्टेड, तो ये हीट रिजेक्शन है आपके पास, QR है आपके पास, QR आर हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू H2 माइनस H3। जितना यहाँ से ये H2 है, 0.2 है, तो ये हीट ज़्यादा है, ये हीट कम है, तो यहाँ H2 से आप जितना H3 माइनस कर लेंगे, जितना ये डिफरेंस आएगा उतनी आपकी हीट रिजेक्शन होगी। नेक्स्ट वर्क ऑफ द एक्सपेंडर मैं मालूम करता हूँ, या एक्सपेंडर का जो वर्क है, तो WE है और ये एक्सपेंडर वर्क है, और ये मैं लिख सकता हूँ H3 माइनस H4। और फिर हीट एब्जॉर्प्शन है विच इज़ इक्वल टू H1 माइनस H4 के, कितना इतना इसने हीट एब्जॉर्ब किया, H1 की वैल्यू ज़्यादा है, H4 की कम है। अच्छा, ये एंथैल्पीज़ में 4 फार्मूलेज आ गए। अब हम कंप्रेसर को वर्क देते हैं, अब कंप्रेसर एक्सपेंडर के साथ कनेक्ट होगा, तो जो वो एक्सपेंडर के साथ, आप स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ देख ले, तो हमने एक्सपेंडर और कंप्रेसर को कनेक्ट किया हुआ था एक स्ट्रेट लाइन से। तो जब मैं कंप्रेसर को वर्क दूंगा तो वो कंप्रेसर उसको यूटिलाइज़ करेगा कंप्रेशन वर्क के लिए भी, और जो वर्क है तो थोड़ा सा एज अ पार्ट वो एक्सपेंडर को भी दे देगा। तो जो यहाँ पे कंप्रेशन का जो वर्क, कंप्रेशन जो वर्क करेगा तो उसमें से पार्ट ऑफ द वर्क वो एक्सपेंडर को भी देगा। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि पार्ट ऑफ द वर्क विल बी गिवन टू द एक्सपेंडर। अच्छा, तो अब हम वर्क नेट मालूम कर रहे हैं, W नेट इज इक्वल टू वर्क ऑफ द कंप्रेसर माइनस वर्क ऑफ द एक्सपेंडर। अच्छा, वर्क नेट अब क्या है कि इट इज़ दैट वर्क विच वी विल गेव फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। तो वर्क नेट अब आपके पास क्या है, आउटसाइड सोर्स से जो हम वर्क देंगे तो वो वी नीड W नेट फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। सो आउटसाइड सोर्स से जो हम वर्क देंगे वो आपका W नेट होगा।
अच्छा जी, सॉरी, पहले मैंने कहा कि जो कंप्रेसर है तो वो एक्सपेंडर को वर्क देगा, मैंने उलट कहा। अब एक्सपेंडर आपका वर्क कर रहा है, वो कनेक्ट है कंप्रेसर के साथ, और कंप्रेसर को हम आउटसाइड सोर्स से क्या एनर्जी दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये आपका कंप्रेसर है और ये आपका एक्सपेंडर है। तो ये जिस तरह मैंने कहा कि जब ये एक्सपेंड होगा तो ये हमें वर्क देगा। अब ये वर्क हम इस कंप्रेसर को दे देंगे। अब जो ये वर्क लेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी वर्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ये 20 जूल्स दे रहा है और इस कंप्रेसर को टोटल एनर्जी चाहिए 30 जूल्स। तो अब 20 जूल्स तो इसको एक्सपेंडर से मिल रहा है और 30 जूल्स इसे चाहिए। तो अब हमें बाहर से एक वर्क नेट चाहिए, वो है 10 जूल्स। 30 माइनस 20 कि ऑलरेडी 20 इसको मिल रहा है, तो मैं मज़ीद कितना इस पर वर्क कर लूँ, तो वो है 10 जूल्स। तो मेरे ख़्याल में अब ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्क नेट जो है ये मैं आउटसाइड सोर्स से इसको एनर्जी दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेंडर जो एक्सपेंड होगा तो उसके नतीजे में हमें वर्क देगा। वो वर्क हम इस शाफ्ट के ज़रिए से इस कंप्रेसर को दे देंगे। अब ये जो एनर्जी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 जूल्स है या 20 किलो जूल्स है, तो मज़ीद हमें जितनी एनर्जी चाहिए तो वो वर्क नेट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें 30 किलो वाट्स चाहिए, तो ऑलरेडी 30 किलो जूल चाहिए, तो ऑलरेडी हमें 20 किलो जूल यहाँ से मिल रहा है, तो हम बाहर से इसको 20 किलो जूल्स प्रोवाइड करेंगे। तो होप कि वर्क नेट का चक्कर जो है ये अब आपको क्लियर है। अच्छा जी, तो मैं लिख सकता हूँ वर्क नेट इज़ इक्वल टू वर्क ऑफ द कंप्रेसर माइनस वर्क ऑफ द एक्सपेंडर। फिर वर्क ऑफ द कंप्रेसर का जो फार्मूला है इन द टर्म्स ऑफ एंथैल्पी वो है H2 माइनस H1 माइनस, और वर्क ऑफ द एक्सपेंडर जो है वो है H3 माइनस H4। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, COP को मालूम करता हूँ। तो COP मुझे पता है, COP इज़ इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और यहाँ पे मैं वर्क नेट दूंगा। वर्क नेट इसलिए कि जो हम बाहर से एनर्जी देंगे, जिस तरह मैंने कहा 10 किलो जूल जो बाहर से हम देंगे, तो उसके लिए मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो आपके पास आ जाएगा, जो क्यों एब्जॉर्ब है यहाँ पे जो है, क्यों एब्जॉर्ब H1 माइनस H4 है। तो मैं लिख सकता हूँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय वर्क नेट के लिए जो फार्मूला है वो है H2 माइनस H1 माइनस इंटू H3 माइनस H4। तो ये COP के लिए आपके पास एक फार्मूला आ गया। अच्छा, तो ये COP है इस ईयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए। और यहाँ पे जो पॉइंट हमने नोट करना है वो है कि एक्सपेंडर एंड कंप्रेसर आर कनेक्टेड बाय द सेम शाफ्ट, सो व्हेन गैस एक्सपेंड्स इन द एक्सपेंडर and do work, then we give part of that work to the compressor, so we will give a less amount of work to compressor। तो वर्क नेट जो है तो ये हमारे लिए एडवांटेज इसलिए है कि जब ये वर्क करेगा तो ये वर्क कंप्रेसर को देगा। फॉर एग्जांपल कंप्रेसर के लिए अगर 30 किलो जूल एनर्जी चाहिए और वर्क एक्सपेंडर जो है वो 20 किलो जूल इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो बाहर से हम इसको 10 किलो जूल देंगे। तो पहले हम 30 किलो जूल बाहर से दे रहे थे, अब एक्सपेंडर वर्क की वजह से हम 10 किलो जूल का वर्क दे रहे हैं बाहर से, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं आता हूँ एफिशिएंसी ऑफ जो एक्सपेंडर है इसकी एफिशिएंसी की तरफ, और एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर है इसकी तरफ, क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है ये परफेक्टली आइडियाबैटिक नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इनकी परफेक्ट वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो अब हमने इनकी एफिशिएंसी को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं कंप्रेसर और जो एक्सपेंडर है तो इनकी एफिशिएंसीज़ को किस तरह मालूम करूँगा, जिसका फार्मूला है एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप और आइडियल एंथैल्पी ड्रॉप। तो उससे मैं इसकी एफिशिएंसी को मालूम करूँगा और एक एक्चुअल
ग्राफ जो है वो ड्रा करूँगा। अच्छा जी, प्रैक्टिकली जब आप कर ले तो आपका जो ये एक्सपेंशन प्रोसेस है और जो आपका कंप्रेशन प्रोसेस है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो प्रोसेस है ये परफेक्टली आइडियाबैटिक नहीं होंगे। तो जब ये परफेक्टली आइडियाबैटिक नहीं होंगे तो आपका ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन पर आपके पास नहीं आएगा। जो एक्चुअल प्रोसेस होगा वो इसी तरह होगा। तो ये आपका पॉइंट 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको मैं नाम दे दूँगा 2 डैश। और आपका 3 जो 4 है ये भी आपका परफेक्टली एक्सपेंशन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन नहीं होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 to 4 डैश। तो यहाँ पे 4 डैश आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 डैश आ जाएगा। अब आप देख ले कि आपकी वर्क इनपुट और रेफ्रिजरेशन पे भी असर पड़ेगा इसका। तो अब आप देख ले एक्चुअल जो आपकी वर्क इनपुट थी तो वो ये है, यहाँ पे 1 से लेके ये आपका है 1 प्रोसेस। तो ये आपका ओरिजिनल वर्क इनपुट है या जो आइडियल साइकिल के लिए थी हमारे पास। और अब ये क्या है कि जो एक्चुअल है मींस कि जो प्रैक्टिकल है, तो वर्क इनपुट अब आपका इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये मेरे पास वर्क इनपुट है, वर्क इनपुट डैश, जो कि एक्चुअल साइकिल के लिए है। अब आप रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट को देख ले, जो 4 to 1 है। तो अब आप देख ले एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट यहाँ पे है H1 - H4 जो है। तो यहाँ पे मैं ब्लू से करता हूँ, तो ये आपकी यहाँ पे आपकी रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है जो कि आइडियल साइकिल के लिए है। और फिर जब मैं प्रैक्टिकल के लिए करता हूँ तो ये देख ले, ये फिर प्रैक्टिकल के लिए आपकी जो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगी। तो ये अब आप RE और RE डैश को देख ले, तो RE डैश अब आपकी क्या है, कम है। तो आप देख ले 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ये आपकी आइडियल साइकिल है। और फिर ये 1 to 2 डैश, फिर 3 और 3 to 4 डैश, ये अब आपकी एक्चुअल साइकिल है। तो एक्चुअल साइकिल डिफरेंट है आइडियल साइकिल से। आप देख ले वर्क इनपुट आपका इंक्रीज़ हो गया है और रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट आपकी डिक्रीज़ हो गई है। अब अगर मैं मालूम कर लूँ कि एफिशिएंसी क्या होगी, जो आपकी एक्सपेंडर है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो इसकी एफिशिएंसी का जो फार्मूला है तो उसमें मैं लिख सकता हूँ एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप डिवाइडेड बाय आइडियल एंथैल्पी ड्रॉप, आइडियल एंथैल्पी ड्रॉप। तो अब आप देख ले एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप जो है वो आपके पास H3 to H3 - H4 डैश है। और जो आइडियल एंथैल्पी ड्रॉप थी वो आपके पास है H3 - H4। तो इसी फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं कि जो ये आइडियल है इसको डिवाइड कर दें, और जो एक्चुअल है इसको डिवाइड कर दे आइडियल पे, तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी एक्सपेंडर की। सिमिलरली कंप्रेशन की एफिशिएंसी आप किस तरह मालूम कर लेंगे, तो अब आप कर ले कि जो आइडियल हीट लॉस्ट है, जो एंथैल्पी का डिफरेंस है H2 - H1 डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल है H2 डैश - H1। तो यहाँ से आप क्या एफिशिएंसी आप कंप्रेसर मालूम कर सकते हैं, यहाँ से एफिशिएंसी आप एक्सपेंडर मालूम कर सकते हैं। और फिर वही बात कि आपने नोट करना है कि एक्सपेंडर एंड कंप्रेसर आर कनेक्टेड बाय द सेम शाफ्ट। तो अगर ये आपकी क्या है, कंप्रेसर है और ये आपकी एक्सपेंडर है, तो क्या होगा कि कंप्रेसर एक्सपेंडर जो वर्क देगा तो वो वर्क कंप्रेसर में आ जाएगा। तो अब आपको
ये जो है आपका वर्क इनपुट जो आपको चाहिए यहाँ पे, तो वो वर्क इनपुट अब आपका कम हो जाएगा ड्यू टू दिस एक्सपेंडर वर्क। तो आपने ये ख्याल रखना है कि एक्सपेंडर और कंप्रेसर एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट है। एक्सपेंडर आपको वर्क दे रहा है कंप्रेसर को चलाने के लिए, और फिर मज़ीद जो वर्क चाहिए तो वो हम बाहर से देंगे, तो वही वर्क नेट होगा जो बाहर से हम देंगे।